देखिए बच्चों, इस क्लास में हम लेकर के आए हैं अगला टॉपिक, जिसका चैप्टर है चुनावी राजनीति। क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर है ये। और इसमें हमने अब तक पढ़ लिया था चुनाव में काम आने वाले ऐसे कई सारे शब्द अवधारणाएं जिनको हमको सबसे पहले समझना जरूरी था, वो हम जान चुके हैं कि वोट का अधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या होता है, चुनाव क्या है, आचार संहिता क्या है। इस तरह की बातों के बारे में हमने पहले जान लिया है। तो अब थोड़ा उससे आगे चलते हैं हम, और अब हम इस टॉपिक पर आते हैं, इस बिंदु पर आते हैं कि चुनाव की आवश्यकता क्या है, हमको चुनाव क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो बच्चों, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। और चुनाव भी इस तरह का हो जो वास्तविक रूप से हो, जिसमें जनता की भागीदारी पूरी हो, जनता की इच्छा हो उसमें, तो चुनाव है। अदरवाइज उस चुनाव का भी कोई महत्व नहीं है। देखिए बच्चों, अगर हम ये सोचें कि चुनाव की हमें आवश्यकता क्या है, तो जिसमें मैंने पहली लाइन में लिखा है कि हमें चुनाव की क्या आवश्यकता है। चुनाव की आवश्यकता में बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे कि हम चुनाव से हमारी सरकार चुनते हैं। चुनाव से हम हमारी सरकार को चुनते हैं। फिर कह सकते हैं कि चुनाव से हम उन उम्मीदवारों को चुनते हैं, उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनको चुन करके हम सरकार में भेजते हैं। वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम किसे वोट दें, किसे मत का प्रयोग करके जिताएं और आगे सरकार के लिए उसको भेजें। हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव से हम सरकार के उन व्यक्तियों को, सरकार में उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे लिए आगे जाकर के हमारे हित में नीतियों का निर्धारण करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव से हम एक ऐसे राजनीतिक दल, चुनाव से हम एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव करते हैं जिसकी नीतियां देश हित में हो, हमारे हित में हो। हम ऐसी पार्टी का चुनाव करते हैं चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से, कि जिसकी नीतियां जो है वो जनता के हित में हो। तो चुनाव के उद्देश्य हमारे यही है कि हमें चुनाव करवाना जरूरी होता है, और जनता जिसके पक्ष में चुनाव करती है उसी पार्टी और उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। और वो ही हमारे लिए देखा जाए तो भाग्य विधाता, नीति निर्माण का विधाता जो होता है वही होते हैं, और वो हमारे सरकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इसलिए हमें इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि चुनाव लोकतांत्रिक जीवन में जरूरी है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव बहुत जरूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें। यानी कि चुनाव चुनाव चुनाव, लेकिन क्या सभी प्रकार के चुनाव लोकतांत्रिक हो सकते हैं? बच्चों, ऐसा नहीं है। हम हर प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। अगर चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवार या उम्मीदवार का कोई नुमाइंदा हमारे घर पे आकर एक दिन पहले ये बोल करके हमको जाए, चाकू के नोक पर या पिस्टल के नोक पर, कि या तो वोट मुझे दे देना, अदरवाइज अपने बच्चों का भविष्य को सोच लेना उनके बारे में। तो बच्चों, क्या हम जब कल अगले दिन वोट करेंगे और उसको वोट देकर के आएंगे, वो जीतेगा, तो क्या इस चुनाव प्रक्रिया को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं? नहीं। इस पर हमें विचार करना होगा। तो हम किस किस चुनाव को या किस चुनाव प्रणाली को, किस चुनाव प्रक्रिया को हम लोकतांत्रिक कहेंगे, उसकी कुछ खास शर्तें, कुछ खास बिंदु है जिन पर हमको गौर करना जरूरी है कि क्या क्या खासियत होनी चाहिए उस चुनाव प्रक्रिया में जिनको हम चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो उसमें है वो है कि योग्य सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। जो नागरिक योग्य है, अब यहां पर योग्यता क्या है चुनाव को मत देने का अधिकार पाने के लिए?
कि वो भारतीय नागरिक हो और 18 वर्ष पूरी कर चुका हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। अगर उस वोटर लिस्ट के क्षेत्र के अनुसार है तो उनका नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। अगर हम जाति, धर्म या क्षेत्र या किसी और या लिंग के आधार पर अगर उनको हम वोटिंग के अधिकार से वंचित रखते हैं, मतदान के अधिकार से वंचित रखते हैं, तो उस प्रकार अगर वो चुनाव होता है तो उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी योग्य नागरिकों को अगर किसी चुनाव में मत देने का पूरा अधिकार मिलता है, उन सबकी योग्यता के आधार पर उनको सबको मत देने का अधिकार उसमें मिल जाता है, तो वो चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव माना जाएगा। दूसरा है बच्चों, चुनाव में विकल्प की आवश्यकता। चुनाव में विकल्प ये भी बहुत जरूरी है बच्चों। हमारे सामने अगर चुनाव आयोग सिर्फ एक व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भेजे और ये कहा जाए कि इसको चुनिए, अगर वोटर लिस्ट में जो वोटिंग का जो हमें परफॉर्मा मिलता है वोट डालने के समय वोटिंग मशीन में, तो वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम हो या एक ही व्यक्ति की फोटो हो और हमें उस पर वोट डालना हो, तो उस मतदान का कोई उपयोग नहीं है, कोई उसके फायदा या लाभ नहीं है। उसको हम उस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। चुनाव का मतलब यह है बच्चों कि जब हमारे सामने कोई भीड़ हो या एक से अधिक विकल्प हो और उनमें से हमको चुनना हो, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे विवेक के आधार पर अगर हम उनको चुनने का हमको मौका मिले और हम अपनी इच्छा से चुने, तो ही वो चुनाव लोकतांत्रिक माना जाना चाहिए, उसी को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि चुनाव के अंदर हमारे सामने विकल्प होने चाहिए। उन विकल्प में से हम हमारे अनुसार कि हमारे लिए कौन सुटेबल रहेगा, कौन उपयुक्त है, कौन सही है, उनमें से छांटने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। वो भी हमारे पास कोई दबाव नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर कि हम दबाव में उसको छांटें, दबाव में उसको चुनाव करें, उसका वो भी गलत है। तो लोकतांत्रिक चुनाव कहने के लिए हमारे सामने एक से ज्यादा विकल्प होने जरूरी है और उनमें से हमें चुनने का मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। नंबर 3, नियमित अंतराल पर चुनाव जरूरी। बच्चों माना कि कोई एक किसी पार्टी की सरकार आ गई और वो ऐसा नियम बना दे, ऐसा कानून बना दे देश में कि अब अगले 30 साल तक कोई चुनाव नहीं होंगे, जब 20 साल के बाद होंगे, 10 साल के बाद होंगे, तो ये भी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलत माना जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से हम चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक चुनाव के को मानने के लिए एक निश्चित अंतराल जो माना गया है 5 साल का संविधान के अनुसार, उस 5 साल के अंतराल के बाद निश्चित रूप से चुनाव एक समय अवधि के बाद में चुनाव हो जाने चाहिए। उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उस दौरान सरकार कोई भी गलत कदम उठा सकती है, अपना हित देख सकती है, जनता का अहित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को हर 5 साल में चुनाव कराना, चुनाव आयोग को जरूरी है, तो ही उसको हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव है। अगर 10, 15, 20 साल बाद में कोई चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, कहीं कहीं गलत हुआ है। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बच्चों ये बहुत जरूरी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतांत्रिक चुनाव होने की सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो यही है कि चुनाव स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। स्वतंत्र, हमें हमारे मत के प्रयोग करने के लिए हम स्वतंत्र होने चाहिए, हमारे पर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, हम फ्री होकर के अपने मत का प्रयोग करें चुनाव में। और चुनाव आयोग इसमें किसी प्रकार का कोई पक्ष ना ले,
यानी निष्पक्ष रूप से हो चुनावी प्रक्रिया पूरी, तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव है। अगर थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ी की संभावना है, गुंजाइश उसमें है, तो हम कहेंगे ये चुनाव धांधली से भरा हुआ चुनाव है, ये लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। बच्चों, चुनाव को हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होना जरूरी है, तभी उसको हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। इसके बाद वास्तविक चुनाव। चुनाव वास्तविक रूप से होना चाहिए। यह वास्तविक रूप से चुनाव का मतलब यह है बच्चों, कुल मिलाकर के धांधली नहीं होनी चाहिए और हमें चुनने का वास्तविक अवसर मिलना चाहिए। चुनाव वही माना जाए जिसमें मतदाता जाकर के अपना मत डाले, देख करके परख करके अपना मत डाले, प्रतिनिधियों के बारे में जान करके मत डाले, आंख बंद करके किसी विश्वास ना करे और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और फिर वो अपने मत का प्रयोग करे उनके बारे में, उनके लिए, और एक योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन करके और सरकार के लिए भेजे, वही चुनाव वास्तविक चुनाव कहलाता है। और इस प्रकार के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। इसलिए बच्चों, ये 5 जो शर्तें हैं, ये 5 शर्तें लोकतांत्रिक चुनाव होने के लिए जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि ये चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। बच्चों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब ये भी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर व्यक्ति चाहता है, संविधान चाहता है, व्यवस्था चाहती है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष व स्वतंत्र हो। तो इसके लिए जो हमारे देश की शीर्षस्थ संस्था है चुनाव के लिए, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या प्रयास है, उसके क्या कदम उठाए हैं उसने, या वो क्या करता है चुनाव को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने के लिए उनके क्या क्या कदम है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करने के लिए उनके क्या कदम है, क्या उन्होंने प्रयास किया है, मतलब इसने चुनाव आयोग ने। तो बच्चों, सबसे पहला जो है वो है मतदाता सूची को निष्पक्ष रूप से तैयार करना। सबसे पहला काम है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। बच्चों, अभी हम सुनने में आ रहा है कि बिहार में धांधली हुई है, किसी के असली वोट काट दिए गए हैं और नकली वोटों को उसमें एंट्री कर ली गई है। तो इस प्रकार के जो मुद्दे उठते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कोई गड़बड़ वोटर लिस्ट बनाने में हुई है। तो चुनाव आयोग क्या प्रयास करता है कि जो वोटर लिस्ट बनती है, जो मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है, तो उसको इतने फेयर तरीके से किया जाए कि कोई धांधली की गुंजाइश, गड़बड़ी की गुंजाइश बिल्कुल भी ना हो उसमें। हर उस योग्य व्यक्ति का उसमें नाम होना चाहिए और अयोग्य व्यक्ति जो उस जगह पर नहीं रहता है, पहले उसमें नाम था, उस एड्रेस पर था, अगर वो वहां से इधर उधर हो गया, कहीं शिफ्ट हो गया या डेथ हो गई, तो उसका नाम कट जाना चाहिए समय पर। यह प्रयास चुनाव आयोग करता है कि इस चुनाव में कोई गड़बड़ ना हो, चुनाव पर कोई उंगली ना उठे। इसके बाद नंबर 2 पर है बच्चों, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण किया जाए। चुनाव में, पूरी चुनाव प्रक्रिया में चुनाव कर्मचारियों के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उपयोग तो होना चाहिए, उपयोग तो जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपयोग के बिना तो काम संपन्न नहीं हो पाएगा अगर सरकारी मशीनरी का काम नहीं लेंगे तो। लेकिन उसका दुरुपयोग रोकना चाहिए। चुनाव आयोग को वो अपना भरसक प्रयास उसमें करता है कि सरकारी जो मशीनरी है उसका कोई दुरुपयोग ना हो। जैसे मान लो कि हम माने कि सरकारी गाड़ियां हैं जिसमें वोटर लिस्ट में सारे सामान वोटिंग का जाता है, वो पहुंचता है, इधर उधर जाता है। इसलिए इसके अलावा हम ये कहें कि ईवीएम है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है आपकी, वो मशीनें जो है उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, चुनाव आयोग
अपना पूरा प्रयास करता है कि इस तरह के जो मशीनरी है सरकारी, उनका कोई भी गलत उपयोग गलत तरीके से ना हो। ये प्रयास भी चुनाव आयोग करता है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए। नंबर 3 पर है बच्चों, चुनाव याचिकाओं व शिकायतों का जल्दी से जल्दी निपटारा। बच्चों, हम जैसे कोर्ट केस में देखते हैं, न्यायिक प्रक्रिया हमारी थोड़ी स्लो है। देखते हैं सैकड़ों हजारों करोड़ों जो समस्याएं हैं, जो कोर्ट केस है, वो उनका निपटारा नहीं हो पाया है और वो पेंडिंग पड़े हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट डाली थी वो उसकी डेथ हो गई और उसके 5 साल बाद में फैसला होकर के आ रहा है वो जीत गया। तो बच्चों, ऐसी प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग के सामने जो कंप्लेंट आती है, जो याचिकाएं आती हैं, पब्लिक की तरफ से आए चाहे किसी और की तरफ से आए, उन समस्याओं का, उन याचिकाओं का, उन शिकायतों का चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी निपटारा करने का प्रयास करता है, जिससे कि उसका फायदा जो होना है वो समय पर किसी को मिल जाए, या फिर गलत उम्मीदवार सरकार में प्रवेश न करे, गलत प्रतिनिधि सरकार में प्रवेश न करे। इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रयास किया कि जो भी याचिका, जो भी शिकायत सरकार जनता की तरफ से आती है किसी उम्मीदवार के लिए या किसी और व्यवस्था के लिए, उन सबका निपटारा जल्दी से जल्दी निपटान किया जाए। इसके बाद है एक प्रयास चुनाव आयोग ने यह किया बच्चों कि मतदाताओं के लिए पहचानने के लिए उनको पहचान पत्र बना करके दिए। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी, कि मतदाता जब मत देने के लिए जाएगा तो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए, उसकी पहचान के लिए एक आई कार्ड बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी। बच्चों, वो सबके बना दिए, जिससे कि उस कार्ड को लेकर मतदाता मतदान बूथ पर पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करे और उसको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो अपनी पहचान बताने में। तो चुनाव आयोग ने ये कदम भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उससे मतदाता को सहूलियत हुई, सुविधा हुई कि वो उसको लेकर के जाकर के अपना मत डाल करके आ जाए, उसमें कोई समस्या पैदा ना हो। फिर है चुनाव में धन के खर्च पर नजर रखना। बच्चों, चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा जो धनराशि खर्च करनी है वो निश्चित कर दी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में हर प्रकार का व्यक्ति भाग ले सकता है। गरीब व्यक्ति भी भाग ले सकता है, अमीर भी भाग लेता है, बहुत अमीर भी भाग लेता है। तो ऐसे हालात में ये संभावना बन जाती कई बार कि जो बहुत अमीर व्यक्ति है या जो अमीर व्यक्ति है वो अपने पैसे के बल पर, अपनी अमीरी के बल पर मतदाताओं को लोभ लालच देकर के अपने चुनाव को जीत सकता है। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या प्रयास किया कि चुनाव के लिए एक निश्चित राशि फिक्स कर दी कि भाई इतनी राशि से ज्यादा चुनाव में वो कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी उम्मीदवार खर्च ना करे। पूरा प्रयास करता है देख रेख करने का, जिससे कि धन खर्च पर, धनराशि खर्च होने पर नियंत्रण किया जा सके और चुनाव को फेयर तरीके से संपन्न करवाया जा सके। इसलिए चुनाव आयोग ने यह भी नियम बनाया कि भाई चुनाव पर जितना खर्चा है वो निश्चित कर दिया और उस राशि से ज्यादा कोई भी खर्च नहीं करेगा। अब अगर हम दूसरे तरीके से सोचे बच्चों, तो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इस पर नियंत्रण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। चुनाव में खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, उसका नुकसान फिर जनता पर पड़ता है। बच्चों, ये हमने आज जाना। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो अभी चुनाव के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो इस टॉपिक को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है डिटेल से। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।